हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे पिछले 2 दिन के अंदर सैटरडे, संडे और आज के न्यूज़पेपर के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आई। इसके अंदर हम देखेंगे जो भी न्यूज़पेपर हम डेली रेगुलर पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस और सूजस के अंदर हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आजकल चल रही है, जो कि फिनिश हो गई है, इसका आखिरी जो इसका समापन हो गया है वो ये है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर एंडिंग हो गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या थे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चला कराती है। इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर क्या सभी संभाग के ऊपर हुआ है? बिल्कुल सभी संभाग के ऊपर हुआ है। कितने गेम्स हुए हैं इसके अंदर? 23 गेम हुए प्लस एक प्रदर्शनी गेम हुआ है। इसका शुभांकर क्या था? खम्मा और गणी। ठीक है। और इसकी टैगलाइन, खेलो पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। तो इस सभी के बारे में ये कहा गया है कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हमने बहुत अच्छे से कराए हैं। ये इसके अंदर क्या है, 12 दिन तक चले। एक 209 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया 7 शहरों के अंदर। 7 सारे के सारे हमारे संभाग स्तर पे हुए हैं। ठीक है। 23 स्पोर्ट्स खेले गए। 23 स्पोर्ट्स का मतलब 23 प्लस एक प्रदर्शनी स्पोर्ट्स भी था इसके अंदर, तो 24 हो गए टोटल। यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन करा दिया। ये पहली बार था जब राजस्थान ने कोई बड़ा यूनिवर्सिटी गेम्स कराए या फिर अच्छे इंडिया लेवल के कोई गेम कराया। अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसके अंदर ये है कि हमने नींव रख दी, गेम्स स्पोर्ट्स कल्चर लेके आ गए अब स्टेट के अंदर। अब आगे जो भी गेम्स होंगे उसके अंदर हम हर किसी के अंदर मेजबानी के हकदार बन जाएंगे। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में हमने देखा। अगला है कि लेबर लॉज के बारे में। लेबर लॉज जो अभी थोड़े दिनों पहले लेबर लॉज पास किए थे सरकार ने, उसके अंदर हमें देखना है कि क्या क्या लेबर लॉज के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। तो सरकार डेली की डेली एडवर्टाइजमेंट करती है, तो इसका मतलब सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो श्रम लॉज के अंदर चार चार लेबर कोड्स को इन्होंने मिला के इसको इनेक्ट किया था। 4 लेबर कोड कौन से थे? लेबर कोड ऑन वेज, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये 4 लेबर कोड थे। अब इस बार क्या है, सेफ्टी के लिए क्या 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 चेंज किए? पूरे देश में समान सुरक्षा मानक होंगे। मतलब ये नहीं कि राजस्थान के अलग लॉ होंगे, गुजरात के अलग होंगे, तमिलनाडु के अलग, नहीं, पूरे देश के एक समान मानक लागू होंगे। जोखिमपूर्ण कार्यों में 250 या उससे अधिक कामगार होने पर सुरक्षा अधिकारी ने, तो सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति होनी जरूरी है। जब भी 250 जोखिमपूर्ण कारण, जैसे ऐसे कारखाने जिसके अंदर रासायनिक गैसें होती हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस गैसें होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी जोखिम से हजार्डस फैक्ट्री होती है, केमिकल से रिलेटेड हो, सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इंडस्ट्रियल लेबर कोड के अंदर वो दे रखी है। उसके अंदर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए यदि 250 से ज्यादा अधिकारी यदि काम कर रहे हैं। ठीक है। सभी प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा समिति का सुरक्षा मतलब सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए। हर जो भी जोखिमपूर्ण क्षेत्र है, जो भी हजार्डस फैक्ट्री है, उन सब के अंदर सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए 250 है तो, और सेम मानक होंगे। ठीक है। जोखिमपुर कार्य सौंपने से पहले सभी कामगारों की स्वास्थ्य जांच। अब हेल्थ का इंस्पेक्शन होना जरूरी है। इसके अलावा ईयरली हेल्थ इंस्पेक्शन भी कराना जरूरी है। अगला क्या है, सेवा के दौरान और बाद में निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य, ये लिख रखा है ना, निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच कौन कराएगा? मालिक जो होगा फैक्ट्री का वो करवाएगा। महिलाओं को अब सहमति से जोखिमपुर प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति। महिलाओं के लिए एक सेफ्टी क्लियरेंस होगी। सेफ्टी क्लियरेंस पास करने के बाद महिलाएं भी हजार्डस फैक्ट्री में काम कर सकती हैं। हजार्डस फैक्ट्री के अंदर नाइट शिफ्ट के अंदर भी काम कर सकती हैं। तो ये लेबर लॉज के अंदर डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता है लेबर। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार 100 सालों के इतिहास के अंदर जो सबसे बड़े रिफॉर्म हुए हैं लेबर से रिलेटेड, वो ये 4 हैं। इसलिए सरकार इसके ऊपर डेली पैसे खर्च करके इसका एडवर्टाइजमेंट देती है। आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अमेरिका का नया G20 पोलैंड जुड़ा। अब अमेरिका और साउथ अफ्रीका का डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमें साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर अभी क्या G20 की मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर अमेरिका नहीं आया। लेकिन क्या है, अगला G20 होना है अमेरिका के अंदर। तो नेक्स्ट G20 कहाँ होगा? अगले साल G20 कहाँ होगा? उसकी होस्ट कंट्री कौन सी है? तो अमेरिका है। तो अमेरिका ने क्या है, G20 अगले साल होस्ट करना है, लेकिन साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाना अब। तो उसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर निकाल दिया और पोलैंड को उसके अंदर ले लिया है। तो ये इसके अंदर अमेरिका का नया G20, पोलैंड हो गया जोड़ा, दक्षिण अफ्रीका को हटाया। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका और जी अमेरिका के अंदर होगा। अगला G20 कब होगा? अमेरिका के अंदर। कहा? मियामी के अंदर होगा, दिसंबर 2026 में होगा।
ठीक है, तो न्यू G20 की घोषणा की थी। न्यू G20 का मतलब क्या है? इसके अंदर कौन होगा? इसके अंदर पोलैंड होगा। इसके अंदर कौन सी कंट्री को माइनस किया गया है? साउथ अफ्रीका को माइनस किया गया है। ठीक है, अगला G20 2026 में कहाँ होगा? ये मियामी अमेरिका के अंदर हुआ। इस बार का कहाँ? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। ठीक है, अगला नेशनल सिक्योरिटी सेशन ऑन एसेंस। ठीक है, ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी सेस नॉट ऑन एसेंशियल गुड। तो ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई थी। डिबेट के अंदर ये पूछा गया था भाई, ये हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लेके आई सरकार, जो ये पास हो गया, एक्ट बन गया। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, नो लिए सेस है, टैक्स लगा रहे हो, किसके ऊपर लगा रहे हो? तो सरकार ने कहा टबैको प्रोडक्ट, पान मसाला, जो भी तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट है उन सबके ऊपर हम सेस लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। बोले इसका यूज कहाँ पे लेगा? यहाँ पे इससे जो टैक्स कलेक्ट होगा उसका यूज कहाँ पे आएगा? यूज आएगा हेल्थ के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। भाई हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इक्विपमेंट खरीदेगी सरकार, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी के अंदर काम आएगा। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर मान लो फाइटर प्लेन लेना है, या फिर सबमरीन लेनी है, या फिर S-400 लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो उसके अंदर हम काम में लेंगे। ये सरकार ने एक्सप्लेनेशन दिया है। अम्मा गणी फिर मिलेंगे 11 ने। ये एक और स्पोर्ट्स वाले पेज के ऊपर वही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से रिलेटेड है। हम्मा गणी कौन था इसका? शुभांकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन रही, इसके अंदर हमें ये याद रखना है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? इसके अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो खम्मा गणी फिर मिलेंगे। 12 दिन के सफल आयोजन राजस्थान ने किया है, सातों संभाग के ऊपर किया है, 23 गेम खेले गए, एक प्रदर्शनी गेम था। राजस्थान ने पहली बार इसका आयोजन किया गया। इसका अंदर टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ठीक है, इसके अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चैंपियन रही, इसके अंदर हमें याद रखनी है। बाजार में नकदी की चिंता। अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? आरबीआई के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने एक नई कमेटी बनाई थी। ये कमेटी करती क्या है? ये कमेटी रेपो रेट डिसाइड करती है, मेनली रेपो रेट। भाई इन्फ्लेशन 4 ± 2 की बैंडविड्थ के अंदर रहे, महंगाई इतनी प्रतिशत ही रहे, इसको कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम ये डायरेक्शन देती है। ये रेपो रेट डिसाइड करती है, और ये मार्केट इंटरवेंशन जो भी करने होते हैं वो डिसाइड करती है। इसकी सलाह क्या है? सरकार के ऊपर, आरबीआई के ऊपर क्या है? बाइंडिंग होती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है तो आरबीआई डिसीजन लेता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सलाह किसको देती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सलाह देती है आरबीआई को। आरबीआई उसको इंप्लीमेंट करता है। अब हमें देखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर होता कौन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 3 आरबीआई के होते हैं और 3 क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं, ये होते हैं। अब ये कितने साल में कितनी बार मिलना इनको जरूरी है? 4 बार मिलना जरूरी है। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं? इसके 3 मेंबर कौन कौन से होंगे? आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर, जिनको नॉमिनेट करेंगे। इसके अंदर डिसीजन कैसे लिया जाएगा? 6 आदमी हैं, 6 में मान लो 3-3 में डिवीजन हो गया, तो बहुमत के बेसिस के ऊपर इसका डिसीजन लिया जाएगा। यदि इक्वलिटी ऑफ वोट होगी, 3-3 दोनों एक तरफ हो गए, तो गवर्नर के फाइनल वोटिंग के अंदर फाइनल एक बार और वोट करके उसके अंदर डिसीजन गवर्नर के वोट के अनुसार होगा। साल में इनको 4 बार मिलना जरूरी है। अब इन्होंने जब ये मिले तो इन्होंने डिसीजन क्या लिया? इन्होंने लिया बाजार में नकदी की चिंता खत्म। 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई। पहली बात तो हमें समझना है बॉन्ड होता क्या है और आरबीआई खरीद क्यों रहा है। बॉन्ड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आरबीआई इशू करता है, उसके बदले में मार्केट से रुपए वापस लेता है। ये जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसके अलावा दूसरी पार्टी को क्या है? रुपए मिलेंगे। अब सरकार की अगर ये बाजार में नकदी की चिंता है, 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदेगा। आरबीआई 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेगा। आरबीआई मतलब कागज खरीद रहा है 1 लाख करोड़ रुपए के, उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। अब जब आरबीआई के पास बॉन्ड आएंगे तो मार्केट के अंदर बैंकों के पास क्या? रुपए जाएंगे। अब बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी मतलब पैसा बहुत ज्यादा आएगा। अब बैंक क्या करेंगे पैसे का? बैंक लोन देंगे लोगों को, और लोन देंगे तो मार्केट के अंदर सरप्लस मनी आएगी। सरप्लस मनी मार्केट के अंदर आएगी तो मार्केट के अंदर ग्रोथ आएगी, और भी चीजें, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो भी लोगों को काम में लेना है लोन, जिस भी तरीके से काम लेना है उस चीज में काम आएगा। तो ये कह रहे हैं हम 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेंगे। बॉन्ड खरीदेंगे मतलब बैंकों से पेपर खरीदेंगे, उसके बदले में बैंक को पैसे देंगे, और उस बॉन्ड के बदले में हम क्या? उनको ब्याज भी देंगे। ठीक है, ये वाली चीज है। 3 साल के लिए $5 अरब का खरीद बिक्री स्वैप। खरीद बिक्री स्वैप क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। हम एक्सचेंज करेंगे,
रुपए के बदले डॉलर, डॉलर के बदले रुपए। अब आरबीआई को किसकी जरूरत है? सबसे ज्यादा आरबीआई को इस टाइम पे जरूरत है डॉलर की, क्योंकि रुपए गिरता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो आरबीआई के पास डॉलर होगा तो आरबीआई भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए डॉलर खरीदेगी आरबीआई। इसमें बॉन्ड खरीदने की बात की गई है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 लाख करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन का फायदा क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो आम आदमी के पास पैसा आएगा, तो आम आदमी के पास पैसा आएगा तो आम आदमी खर्च करेगा, तो इसके अंदर ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा, इन्होंने रेपो रेट के अंदर 0.25% की कटौती कर दी। रेपो रेट होती क्या है? रेपो रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। आरबीआई ने लोन की रेट कम कर दी, इसका मतलब मार्केट के अंदर ग्राहक को भी सस्ती रेट पे लोन मिलेगा। अब मार्केट में ग्राहक को सस्ती रेट के ऊपर लोन मिलेगा तो वो और ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेगा, और ज्यादा उसकी लीवरेज बढ़ेगी, और ज्यादा उसकी इनकम बढ़ेगी। जो जहां पे उसको 100 रुपए देने थे ब्याज के, अब उसको 0.25% कम देने हैं ब्याज के, ठीक है। दोहरे कदम के साथ नकदी की मात्रा बढ़ेगी। अब इसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है। दूसरे क्या है? रेपो रेट इन्होंने कम कर दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेल, ये बोल रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जिसके जरिए आरबीआई बाजार से पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? आरबीआई के यदि मार्केट के अंदर यदि पैसा कम है, मार्केट के अंदर पैसा कम है तो आरबीआई अपने बॉन्ड खरीद लेगा। किससे खरीदेगा? बैंकों से, और बदले में उस मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर देगा। ये होता है मार्केट के अंदर पैसा बढ़ाना, लिक्विडिटी बढ़ाने का तरीका। अब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत मिनिमम लेवल के ऊपर है, 2-3% के लेवल पे है। ज्यादा इन्फ्लेशन है नहीं, तो आरबीआई को मार्केट के अंदर ज्यादा क्या, रुपये को सप्लाई करना है। रुपये को सप्लाई करना है तो आरबीआई बॉन्ड खरीद रहा है, उसके बदले मार्केट में पैसे दे रहा है। ये खरीद फरोख्त कहाँ पे होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर। आरबीआई का एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बैंक बैंक एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्पीट करते हैं और वहां से खरीदते हैं बॉन्ड, ठीक है। रुपये डॉलर स्वैप का मतलब क्या है? स्वैप का आरबीआई बैंकों से डॉलर खरीदता है और उसके तुरंत रुपए देता है, जिससे बाजार में रुपए की मात्रा, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रोथ में चुनौती आई तो फिर से रेट कट की गुंजाइश, ये फ्यूचर की बात है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग बनेगा। अब हमें सबको पता है 10 दिसंबर आने वाला है, 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस है। तो सरकार ने थोड़े दिनों पहले प्रवासी राजधानी पॉलिसी भी लेके आई है, प्रवासी राजधानी दिवस भी बनाना है, तो इसके लिए सरकार ने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है। राजस्थान ने प्रवासी राजधानी दिवस से पहले विदेश में रहने वाले प्रवासी स्थानियों के लिए अलग से विभाग बना दिया है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरीट ने घरेलू और विदेशी राजधानी मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजधानी अफेयर, तो इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजधानी अफेयर, ठीक है। ये हो गया इसके नाम के गठन की अधिसूचना जारी की 19 नवंबर को, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय ने, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट ने, जो सेक्रेटरीट है अपने चीफ सेक्रेटरी के अंडर में जो भी डिसीजन होते हैं, ये सब के अंदर इन्होंने ये नए डिपार्टमेंट की घोषणा कर दी है। तो इसका डिपार्टमेंट का नाम याद रखिए, किसके लिए काम करेगा? प्रवासी राजस्थानियों के लिए काम करेगा। अब एक न्यूज है, आज की सबसे बड़ी न्यूज जो आज घटना होने वाली है, उसके अंदर क्या है? यूनेस्को की बाई एनुअल मीटिंग हो रही है। 2 साल में यूनेस्को वाले एक बार मिलते हैं, उसके अंदर डिसाइड करते हैं दुनिया के यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? दुनिया के अंदर एजुकेशन, तो सोशल, कल्चरल, जो भी दुनिया की हेरिटेज है उन सबको प्रिजर्व करने का काम करता है, और डायरेक्शन देता है इन चीजों को कैसे प्रिजर्व किया जाए। कल्चरल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, इन सब चीजों के लिए काम करता है। तो इसकी मीटिंग है, प्रपोज टू इंक्लूड, ये ड्यूरिंग यूनेस्को की मीटिंग है। मीटिंग के अंदर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या है, इस बार प्रपोजल है हमारा दीपावली का फेस्टिवल। तो ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है, उसके अंदर दीपावली को ऐड करने का प्रपोजल है, और आज ये ऐड हो सकता है, तो इसके अंदर इंटेंजिबल कल्चरल में ऐड हो जाएगा। इससे पहले इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज साइट है राजस्थान के अंदर, हेरिटेज जो भी है, इंटेंजिबल जिन चीजों को छू नहीं सकते, ऐसे कल्चरल हेरिटेज, जिसका एग्जांपल हम सबसे पहले देखें तो हमारी वैदिक चैंटिंग है, वैदिक जो मंत्र जाप करते हैं, ओम, ये वाले। उसके अलावा कालबेलिया डांस है, कालबेलिया डांस भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ऐसे बहुत सारी चीजें ये हैं। इसके अंदर यदि दीपावली भी ऐड हो जाता तो एक चीज और अपने बुद्धिस्ट, जो ये मोनेस्ट्रीज के अंदर जो होती है चैंटिंग, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होगी, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, कोई भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है। इकोनो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वो होता है जो हम
आजाद हुए थे, उसके बाद में 90 तक, 1990 तक हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रेट क्या बहुत कम थी। इकोनॉमी ग्रोथ रेट कोई 2%, कभी 3% ये थी। तो इस रेट से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा था। उस टाइम पे कितने रेट से क्यों ग्रो कर रहा था? बहुत सारी चैलेंजेस थे, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, गरीबी थी देश के अंदर, हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती थी, यहाँ पे कुछ ही मैन्युफैक्चर नहीं होता था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब तक आई नहीं थी, एलपीजी रिफॉर्म हुए नहीं थे, हम एक क्लोज इकोनॉमी थे। ये सब होने के कारण क्या हमारे यहाँ सार के बहुत कम ग्रोथ रेट थी। तो उस कम ग्रोथ रेट पीरियड को कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो मोदी जी का कहना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कहना है कि ये वेस्ट द्वारा इंडिया की इमेज को खराब करने का तरीका है। और आज की डेट के अंदर इंडिया सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, जब ये टर्मिनोलॉजी आज भी एग्जिस्ट है। ये कह रहे हैं जो ये टर्मिनोलॉजी है जो इंडिया को इम्पोज कर रखी है, ये सब चीजों के अंदर बदलाव, साइकोलॉजिकल बदलाव की जरूरत है। राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू डिजिटलाइज 100% ऑफ एसआईआर। तो ये क्या है 100%? जो वोटर रोल था, जो भी बांटे गए थे, वो सबके सब सरकार ने कहा है राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर के ऊपर आता है। किस चीज के अंदर? एसआईआर के अंदर, डिजिटलाइजेशन के अंदर। जो भी लोगों को वोटर रोल दिया गया था, उन्होंने सबने जमा करा दिया है। तो 100% डिजिटलाइजेशन के अंदर राजस्थान क्या है? फर्स्ट स्टेट है 100% ऑफ वोटर रोल अंडर एसआईआर के अंदर। ठीक है, तो ये सब कह रहे हैं कि हमने 100% कर दिया, तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सिमरन रेन विन 25 मीटर पिस्टल गोल्ड इन स्टैक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्या, कौन सा गेम चल रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये शूटिंग की चैंपियनशिप चल रही है। शूटिंग की चैंपियनशिप के अंदर किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सिमरनप्रीत बराड़ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या 25 मीटर के अंदर क्या गोल्ड मेडल जीता है आईएसएसएफ के अंदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है, इसका वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके अंदर इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और इसकी शूटिंग चैंपियनशिप की होस्ट सिटी कौन सी है? दोहा, कतर। ठीक है, हमने थोड़े दिनों पहले देखा था इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कायरो इजिप्ट के अंदर भी चल रही थी। कायरो इजिप्ट के बाद में अब ये देखो इसके अंदर आईएसएस के कई मैचेस यहाँ भी हो रहे हैं। इन मैचेस ये क्या दोहा, कतर के अंदर। और 25 मीटर के अंदर किसने गोल्ड जीता है? सिमरनप्रीत बराड़ ने। ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आज क्या है, पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा डिस्कशन चला है। पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किस चीज के ऊपर? वंदे मातरम के ऊपर चला है। वंदे मातरम पहली बात तो है क्या? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत के पीछे, इसके पीछे कहानी क्या है? राष्ट्रीय गीत घोषित करने के पीछे कहानी है, जब हमारा आजादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब हम लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, उस टाइम पे जब लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस गाने का यूज किया जाता था। इसलिए धीरे धीरे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बन गया। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ही लोगों को मोटिवेट करने का हिस्सा बन गया। इसलिए इसको आज नेशनल क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? वंदे मातरम को तो 150 साल हो गए। अभी न्यूज के अंदर क्यों है? सबसे ज्यादा न्यूज के अंदर है कि इसको 150 साल हो गए। 150 साल होता, हमें इससे रिलेटेड 3 फैक्ट पता होने चाहिए। इसको पहली बात तो कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब 150 साल पुराने माइनस करें तो 1875 आ जाएगा। 1875 हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज के लिए हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हो, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से रिलेटेड हो, हर चीज के लिए 1875 इंपॉर्टेंट। तो 150 साल हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, 1875। अब इसके बाद में क्या अबाउट द की फैक्ट अबाउट वंदे मातरम? वंदे मातरम के रिलेटेड की फैक्ट क्या है? वंदे मातरम क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। ठीक है, 1800। इनका कौन सा नॉवल है? आनंद मठ। तो हमें 4 चीजें याद होनी चाहिए। वंदे मातरम, बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी, 150 साल, उनका कौन सा नॉवल है? आनंद मठ। और इसके अलावा इन चीज को पॉपुलराइज किसने किया था? भाई इन्होंने तो लिख दिया, अब इसको गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको गाया था। और फिर बाद में ये धीरे धीरे नेशनल के स्ट्रगल का पार्ट बन गया। अब इसको नेशनल सॉन्ग का स्टेटस कब मिला? नेशनल सॉन्ग का स्टेटस मिला था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही अधिकतर लोग नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल ये सॉन्ग ये सभी उसी दिन पास हुए थे। तो आपको याद होना चाहिए 24 जनवरी 1950। तो हमें इसके बारे में 4-5 फैक्ट हैं जो याद होने चाहिए। तो वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो 24 जनवरी 1950।
हर बूथ के औसतन 30 वोटर की मैपिंग दिखाने पे, ये क्या 100% डिजिटलाइजेशन वाला राजस्थान पहला स्टेट। बस हमें ये की न्यूज पर याद होनी चाहिए, 100% डिजिटलाइजेशन किस कौन से स्टेट ने किया है? राजस्थान ने किया है। डिजिटलाइजेशन 100% का मतलब सिर्फ इतना सा है कि राजस्थान ने डिजिटलाइजेशन काम पूरा कर दिया, यानी जो भी वोटर से भरवाए गए, जो भी फॉर्म वोटर से भराए गए वो 100% अपलोड कर दिए गए। मतलब किसी ने वोटर फॉर्म भरा है तो उसका क्या अपलोड कर दिया हमने, ठीक है। विश्व विरासत बनेगी हमारी दीपावली, वही हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर है। इसके अंदर क्या है? यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंट कमेटी की बैठक, दुनिया के 54 प्रस्ताव में भारत का एक। भारत का प्रस्ताव कौन सा है? भारत का प्रस्ताव है दीपावली का, ठीक है। इसके अंदर ये है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पहले से इसके अंदर इंक्लूडेड है। यूनेस्को की कमेटी की सालाना बैठक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कौन कौन सी चीजें ये हमें याद होनी चाहिए। 5 श्रेणियों में विश्व धरोहर का दर्जा दे चुके हैं। प्रदर्शन कला जो एग्जीबिट की जाती है, जैसे नाट्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, नृत्य, ठीक है। मैं कुटियट्टम, कुटियट्टम पहले से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के हैं। कुटियट्टम साउथ का है। रामलीला, आपने रामलीला जो होती है। रमन, छऊ डांस उड़ीसा और बंगाल के अंदर। उसके अलावा मेडिएट्टू, कुटियट्टम और मेडिएट्टू दो हैं इसके अंदर। संकीर्तन और कालबेलिया डांस। वह गरबा को मौखिक परंपरा और व्यक्तिगत अभिश्रेणी में वैदिक वैदिक मंत्रोच्चार को भी दे रखा है, और लद्दाख के अंदर बौद्ध मठ के आदि के शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में पहले से है। अब इसके अंदर दीपावली को ऐड करने की बात की गई। तो कौन कौन सी ये आपको याद होनी चाहिए कि कुटियट्टम, रमन्ना, छऊ डांस, मेडिएट्टू, संकीर्तन, कालबेलिया, गरबा, और उसके अलावा क्या है? वैदिक मंत्रोच्चार, और लद्दाख के अंदर बौद्ध मठ के अंदर जो मंत्रोच्चार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दीपावली इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो इसलिए आपके क्वेश्चन के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा, वंदे मातरम पे आ रहे हैं, हमने देख लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी 1875, आनंद मठ, और ये हमें याद होना चाहिए। 150 1837 में महत्वपूर्ण अंतरों को हटाया, ये ठीक। अब ये एडिटोरियल के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है कि भाई इंडिया के अंदर पुतिन की जो विजिट हुई थी, पुतिन की प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की हुई थी, इसके अंदर हम इंडिया को फायदा क्या क्या हुआ। तो फायदा फायदा के अंदर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कर रहे हैं कि हमने एक एग्रीमेंट किया है कि यूएस टैरिफ के बावजूद भी इंडिया, मॉस्को ने कहा है कि हम $100 बिलियन 2030 में ट्रेड करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। इंडिया और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका ट्रेड का टारगेट कितना है? तो $100 बिलियन हमें 2030 तक एक दूसरे के साथ ट्रेड को पहुंचाना है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि हम हमारे जो इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट जैसे कि कोई भी बिना पासपोर्ट वीजा के क्या है रशिया पहुंच जाता है, तो इलीगल माइग्रेशन को खत्म करने के लिए फिर रशियन के अंदर अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में आई थी कि इंडियन माइग्रेंट्स को क्या है वॉर के अंदर भेज रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर। तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए इसके ऊपर काम किया। फर्स्ट फैक्ट के कोऑपरेशन ऑन कॉम्बैक्टिंग इरेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। तो ये लेबर एक्टिविटी, अब जो भी लेबर जाएंगे वो प्रॉपर वीजा के थ्रू जाएंगे। Although the detail were not provided timeline for the fact है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रशिया सबमिट है। अब इसके अंदर क्या है? एक चीज तो एक ये है रिलायबल सप्लाई, हम कंटिन्यूस सप्लाई लेंगे किससे? रशिया से, क्रूड ऑयल की, ठीक है। तो ये हो गए एक तो दिल्ली 100 बिलियन टारगेट हमारा 2030 का है। और ये मोबिलिटी के माइग्रेशन से रिलेटेड हमने एक एग्रीमेंट किया है कि भाई मोबिलिटी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब के सब वहां जाएंगे, तो वहां जाएंगे तो सब के सब वीजा के थ्रू जाएंगे। इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर देंगे सारी प्रोसेस को। शरत नेम द डिप्टी चीफ द मिशन। अब ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। इंडियन ओलंपिक असेंस सहदेव यादव, सहदेव यादव हु आल्सो द हेड ऑफ द नेशनल वेट लिफ्टिंग बॉडी हैज बीन नेम्ड चीफ द मिशन ऑफ नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स। तो ये सबसे बड़ी न्यूज क्या है याद करने की कि अगले साल एशियन गेम्स होंगे। तो अगले साल एशियन गेम्स होंगे तो वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे एची नगोया। एची नगोया आपने इन्वायरमेंट के अंदर भी पढ़ा हुआ है। नगोया एची टारगेट्स हैं, तो वो जापान के अंदर है। एची नगोया जापान के अंदर है, वहां पे एशियन गेम्स होंगे। एशियन गेम्स होंगे तो कौन से साल में? अगले साल होंगे। अब इसके लेके सरकार ने क्या अपने ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव है सहदेव यादव को बनाया, और दूसरा शरत कमल जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इन दोनों को नॉमिनेट कर दिया है। तो शरत कमल आपको याद होना चाहिए, सहदेव यादव आपको याद होना चाहिए। और 2026 के अंदर एशियन गेम्स कहाँ होंगे? एची नगोया जापान के अंदर होंगे। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए।
अब एक नया है, राजस्थान के अंदर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन दिव्य प्रहार। ऑपरेशन दिव्य प्रहार किस चीज से रिलेटेड है? ये ड्रग माफियाओं के ऊपर चंगुल शिकंजा कसने के लिए, ड्रग माफिया जितने भी ड्रग से रिलेटेड लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए राजस्थान में एक ऑपरेशन दिव्य प्रहार चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ दिव्य प्रहार और ड्रग माफियाओं के लिए, ठीक है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी न्यूज आ रही है आजकल। बहुत बड़ी न्यूज क्या है? ट्रंप को पीस प्राइज दे दिया है फीफा वर्ल्ड कप वालों ने। पहली न्यूज तो ये है। अब बड़ी बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप वाले ट्रंप को पीस प्राइज दे क्यों रहे हैं? देने के पीछे रीजन ये, 2026 में उनको होस्ट करना अमेरिका के अंदर फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप, 2026 के अंदर प्रेसिडेंट रहने वाले हैं ट्रंप, तो उनसे उनकी मतलब पीस प्राइज देना बहुत जरूरी हो गया है। तो 2026 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका इसका होस्ट है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप को। इसलिए 2026 फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा है। इसलिए इनको ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज मतलब फीफा नोबेल पीस प्राइज देना पड़ा इनको, ठीक है, जिसका नोबेल पीस प्राइज से कोई लेना देना नहीं है, ये फीफा का पीस प्राइज है। अब एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है आजकल 3-4 दिन से, सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है एयरलाइन सेक्टर के अंदर? एयरलाइन सेक्टर के अंदर एक चीज है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझने दो, FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। हमारे यहाँ सिविल एविएशन, एयरलाइन मतलब सिविल एविएशन, और डिफेंस एविएशन मतलब जो एयरफोर्स के रिलेटेड है। तो इन दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बॉडी जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है उसको ICA बोलते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिया के अंदर सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है उसको कहते हैं DGCA, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिविल एविएशन क्या है। 7th शेड्यूल के अंदर सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, तो इसलिए एक ही बॉडी है। यदि स्टेट लिस्ट के अंदर होगा तो RTO, राजस्थान RTO भी होता है और सेंटर भी होता है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट है। अब लेकिन ये क्या सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, तो इसके अंदर क्या DGCA एक सुप्रीम अथॉरिटी होगा। अब DGCA ने क्या नए रूल निकाले, वो रूल क्या है? FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये क्या चीज है? ये इसके नाम से पता चलेगा, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। फ्लाइट के अंदर जो भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनकी टाइम लिमिट करनी पड़ेगी तुम्हें। वो जो लेबर है, जैसे पायलट है, को पायलट है, कैबिन क्रू है, इन सब की ड्यूटी आवर्स को आपको लिमिट करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार करनी पड़ेगी। आप इनको 10-10, 15-15 घंटे आप इनसे जहाज नहीं उड़वा सकते। पैसेंजर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने एक नए रूल बनाए जिनको FDTL बोला। इन रूल को लागू होते ही सबसे पहले क्या, इन लोगों ने क्या, एयरलाइंस कंपनियों ने क्या इसकी प्रिपरेशन की नहीं, स्पेशली इंडिगो के अंदर, जो कि एयरलाइन, मान लो एक इंडिगो के अंदर पायलट जो कि 10 घंटे फ्लाइट चलाता हुआ, अब नए रूल्स आने के बाद में 8 घंटे, उसके अंदर भी नाइट के अंदर अलग रेस्ट्रिक्शंस है, उसके अंदर भी वीकली रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस के कारण ये क्या है, इंडिगो ने वालों ने इस चीज के लिए प्लानिंग की नहीं, उन्होंने सोचा जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अचानक से जैसे ही रूल लागू हुआ तो उनके पायलट ने सब रेस्ट पे चले गए। रेस्ट पे क्यों चले गए? क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, 6 घंटे से ज्यादा, 7 घंटे से ज्यादा उड़ा नहीं सकते, रात के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, वीकली रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट की रेस्ट्रिक्शन है। तो इसके कारण क्या, अब इनको पायलट मिल नहीं रहे। पायलट मिल नहीं रहे तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन करने के बाद में बहुत सारी फ्लाइटें हो रही है कैंसिल। फ्लाइटें कैंसिल होंगी तो पैसेंजर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये पैसेंजर देख लो, ये परेशान हो रहे हैं, इनको पता नहीं था FDTL लागू हो जाएगा जब इन्होंने बुकिंग की। पुतिन चार्ट रोड मैप फॉर लेबर मोबिलिटी वही है, वही इंडिया और रशिया के बीच में जो जो एग्रीमेंट हुए हैं उन सब के बारे में क्या है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। फ्लैग एलिवेटिंग द इकोनॉमिक, अब ये सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमें $100 बिलियन तक लेके जाना है। एक तो ये वाली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात की है इन्होंने। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूरेशिया और इंडिया का। यूरेशिया के अंदर रशिया आता है, तो उसके अंदर यूरेशिया और रशिया के अंदर यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो हमारे सहूलियत हो जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। अदरवाइज रूपी रुबल। फिर इन्होंने क्या दूसरी किसी बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करी है। स्किल जॉइंट स्टेटमेंट सेट टू एग्री टू एनकरेज जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात की है। टेररिज्म को इन्होंने कंडेम किया है, कोई भी रूप के अंदर कैसे भी टेररिज्म। 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा एंड 30 डे टूरिस्ट वीजा इन्होंने कहा है।
फ्री फ्री 30 डे टूरिस्ट ई वीजा, मतलब हम 30 दिन के लिए आराम से ऑनलाइन अप्लाई करें, वीजा मिल जाएगा। इंडियन आदमी वहां आराम से जाओ, रशिया के अंदर घूम के आओ। तो टूरिज्म को एक्सपोजर मिलेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोजर मिलेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे 2030 तक हम क्या $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे। फिर क्या है, कन्नक न्यूक्लियर पावर के अंदर इन्होंने क्या कहा है, कन्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम और भी नई नई यूनिट्स स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, कन्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सब चीजें इन्होंने किया। फिर उसके अलावा कनेक्टिविटी पे क्या बात हुई है, कनेक्टिविटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर हमारी मदद करेगा रशिया। हेलो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर हमारी रशिया मदद करेगा, प्लस चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक नए सी रूट के अंदर हमारी मदद करेगा। तो ये 5-6 पॉइंट हैं। तो कनेक्टिविटी की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर मदद करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी का कन्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारी मदद करेगा, टूरिज्म के लिए 30 डे का फ्री टूरिस्ट वीजा है, उसके अंदर क्या है, ये सब चीजें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, $100 बिलियन का हमारा 2030 का टारगेट है। ये हमारे इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड का फायदा हुआ। अब इसके अंदर रेपो रेट 0.25 पॉइंट से कम हो गई है। ये इसके अंदर एक की टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, गोल्डी लॉक पीरियड होता क्या है। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़े गोल्डी लॉक पीरियड से गुजर रही है। भाई ये गोल्डी लॉक पीरियड होता क्या है? गोल्डी लॉक पीरियड की सीधी सी बात है, आपकी इन्फ्लेशन तो है बहुत कम और आपकी ग्रोथ है बहुत ज्यादा। तो इस पीरियड को कहते हैं गोल्डी लॉक पीरियड। मतलब मतलब ये कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था जहां पे मुद्रास्फीति तो बहुत कम हो, महंगाई है ही नहीं, महंगाई 2%, 1.5%, 3%, बहुत कम महंगाई है, मतलब चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं, रुपए के बदले में चीजें मिल रही हैं, मतलब इन्फ्लेशन कम है। दूसरा क्या है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा और इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इकोनॉमी के अंदर क्या 7%, 8%, 9% से ग्रो कर रही है। तो ये एक चीज बहुत कम देशों के अंदर देखने को मिलती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक पीरियड कहते हैं। ये कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इतना अच्छा सुनहरा अवसर चल रहा है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बेकार होता है, ज्यादा इन्फ्लेशन बहुत बेकार, और ग्रोथ हमारी अच्छी चल रही है, तो क्यों ना इसके अंदर और ज्यादा पुश किया जाए इकोनॉमी को। इकोनॉमी को पुश करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर पैसा दो। पैसा दोगे तो इकोनॉमी के अंदर बूम आएगा, बूम आएगा, लोग लोन लेंगे, लोन, आरबीआई किसको, बैंक को पैसा देगा, बैंक किसको देगा, आदमियों को पैसा देगा, तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो आरबीआई दोबारा कंट्रोल कर लेगी इसको। तो ये वाली चीज इन्होंने अभी बताई है। राजस्थान टू विटनेस फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। बहुत बड़ी न्यूज क्या है, पहली बार दूसरे स्टेट के टाइगर इधर आएंगे और इधर के टारगेट उधर जाएंगे। ये राजस्थान के साथ पहली बार होगा। राजस्थान टू विटनेस फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर। तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर टाइगर एक स्टेट के दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसलोकेट होंगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि यहाँ के टाइगर्स की जो जेनेटिक इनब्रीडिंग है वो खत्म हो। जेनेटिक इनब्रीडिंग ये होती है, एक ही जगह एक ही मैट के साथ प्रजनन करने से लिमिटेड पूल बन जाता है, तो उनको नई डिजीज के साथ उनका इन्फेक्शन यदि होता है तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यदि उनकी मैटिंग अलग जगह अलग अलग इन्वायरमेंट की होंगी तो उनको बायोडाइवर्सिटी का फायदा मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का फायदा मिलेगा, उससे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनकी अडेप्टेशन बढ़ेगी। इसलिए सरकार क्या कर रही है, एक एग्रीमेंट कर रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व, ये दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये मध्य प्रदेश पेंच के टाइगर रिजर्व के रामगढ़ विषधारी के अंदर टाइगर आएंगे, रामगढ़ विषधारी के टाइगर जाएंगे पेंच के अंदर, और ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोलर कोस्टर क्वार्टर फाइनल एंड शूट आउट डिलाइट फॉर इंडिया, ठीक है। ये एक टूर्नामेंट चल रहा है, जूनियर हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है। हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसने जीता, किसने कौन सा मैच है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है। हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप का होस्ट है हिंदुस्तान, मतलब इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है, इंडिया के अंदर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई और मदुरई, दो सिटीज हैं। तो ये चल रहा है टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट है, हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है। जूनियर
हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन सी कंट्री में चल रहा है? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, चेन्नई और मदुरई सिटीज के अंदर इसकी होस्ट सिटी है। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट। तो आज हमने देखा है कि पिछले 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और थोड़े सब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इंटरव्यू का कैंडिडेट है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आरबीआई का डिसीजन और इंडिया रशिया का रिलेशन प्लस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, कल के अब न्यूज़ अपडेट्स के साथ। ओके।